नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम एक महान पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ा था, तो दोनों ने ही काफी कुछ भारतीय संविधान में दिया है और भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की है। कुछ बेसिक फर्क ये है कि वो बहुत ही गरीब घर से आए थे और ये इतने गरीब घर से नहीं आए थे, लेकिन गांधी जी का जीवन एक प्रत्येक भारतीय के लिए रोल मॉडल बन सकता है। वैसे तो जो भी कोई बड़े लोग होते हैं उनके जीवन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी होती है, उनके विचारों पे मतभेद होता ही होता है, लेकिन अगर हम इनके सकारात्मक पक्षों की चर्चा करें तो इनसे बढ़कर कोई इंसान नहीं हो सकता। अम्बेडकर जी ने भी बहुत कुछ किया है और गांधी जी ने भी बहुत कुछ किया है। अगर हम इनके नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे तो फिर तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि लोग तो भगवान में भी कुछ कमियां निकाल लेते हैं, तो सब में कमियां तो निकाल ही ली जाती है। लेकिन अगर आज की इस क्लास में आप इसकी पॉजिटिव वे को लेते हुए चलेंगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम इस क्लास को केवल इनके सामाजिक विचारों तक सीमित रखेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, वर्ण व्यवस्था, सत्याग्रह, पंचायती राज, शिक्षा संबंधी विचारों पे आज हम चर्चा करेंगे। जहां जहां महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं या बनेंगे उन पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि इनके जन्म से लेकर या इनके जीवन काल से लेकर दो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी, और उसके बाद प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाते हैं। और एक है प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। यह हम है वो 9 जनवरी को बनाते हैं। 9 जनवरी को गांधी जी लगभग 20 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताकर भारत में आए थे। इसी दिन 2003 से प्रतिवर्ष है वो हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। 2015 के बाद प्रति 2 वर्ष बाद, यानी एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत में आगमन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और सुभाष चंद्र बोस ने बापू या राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा था। इस पे भी विवाद है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सामान्य तौर पे यही माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा के नाम से पुकारा पहली बार और सुभाष चंद्र बोस ने बापू या राष्ट्रपिता के तौर पे इनको जाना है। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो मैक्स वेबर ने जो सत्ता के प्रकार बताए हैं उसमें उन्होंने क्रिस्माई जो सत्ता है वो इनके अंदर थी, गांधी जी के अंदर। अगर इनकी पुस्तकों की बात करें तो माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें इन्होंने ऐसे ऐसे अपने एक्सप्लेन किए, ऐसे ऐसे अपनी गलतियां लिखी कि हम जिंदगी में कर ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं कि छोटी सी गलती कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं, लेकिन इस पुस्तक में गांधी जी ने अपनी छोटी से लेकर हर बड़ी गलती को उसमें लिखा है कि यहाँ पे मैं गलत था। वो अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या बातें लिखी है जो हम नहीं लिख सकते। हिंद स्वराज, पंचायती राज, मेरे सपनों का भारत या मेरे सौपन का भारत, ये इनका प्रमुख लेखन है। इनके अलावा इन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन पत्रों का संपादन किया। बाद में यंग इंडिया का नाम है वो हरिजन संघ कर दिया गया। हरिजन नामक पत्रिका है वो इन्होंने निकाली थी, इनका संपादन किया था। यहां पे महत्वपूर्ण है ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, इनकी जो सर्वोदय की अवधारणा है वो जॉन रस्किन से प्रेरित है। जॉन रस्किन से इन्होंने सर्वोदय की जो अवधारणा है वो ली है, और भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग करने का श्रेय है वो महात्मा गांधी को जाता है। टोल्स्टॉय की पुस्तक है वार एंड पीस, वार एंड पीस से इन्होंने अहिंसा की अवधारणा ग्रहण की है। टोल्स्टॉय से ये काफी प्रभावित थे और इनसे ये गुण इन्होंने सीखा है। इसी प्रकार इनकी जो सत्याग्रह की अवधारणा है, सत्याग्रह की अवधारणा को सिखाने वाली इनकी जो गुरु थी वो इनकी पत्नी थी कस्तूरबा बाई। गांधी से इन्होंने सत्याग्रह को सीखा है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जब मैं कुछ उनको बोलता था तो वो सत्य
ग्रहण कर देती थी। वहीं से मैंने इस चीज को सीखा है। रामकृष्ण गोखले को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो ये चारों हो गए, जॉन रस्किन, टॉलस्टॉय, कस्तूरबा गांधी और रामकृष्ण गोखले। और ये गीता, भगवत गीता से भी काफी प्रभावित है, इनके क्रमवाद के सिद्धांत से प्रभावित है। और जो इनका ट्रस्टीशिप, न्यासिता का सिद्धांत है, वो गीता से प्रेरित है। जब हम इनके दिवस की बात करें तो शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं। वो भी जब इनकी मृत्यु हुई उसी दिवस को हम मनाते हैं। इन्होंने राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। वैसे तो राम राज्य की अवधारणा एक काल्पनिक ही लगती है, जो कि अब संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने सैद्धांतिक तौर पे राम राज्य की अवधारणा दी, जो कि कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से मिलती है। राम राज्य की अवधारणा किनसे मिलती है? साम्यवाद से मिलती है। ये एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 सितंबर 1882 को ये इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए थे। मैंने कहा कि अमीर हैं, क्योंकि उस समय भी विदेश में पढ़ना तो बहुत बड़ी बात थी। आज भी नहीं जा पाता है कोई साधारण व्यक्ति विदेश में पढ़ने के लिए। फिर 1991 के अंदर ये वहाँ से LLB करने के बाद 1991 में बम्बई में वकालत प्रारंभ की। और 2 वर्ष बाद, सॉरी ये 1891 है, 1891 में स्टार्ट की। और 2 वर्ष बाद 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां उन्होंने जब भारतीयों के खिलाफ अत्याचार होते हुए देखा तो वो वहीं रुक गए। और जो अपना इन्होंने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। वहां नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। लगभग 20 वर्ष वहां बिताने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और 1920 में 2 वर्ष तक इन्होंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया। और 1920 के अंदर सक्रिय राजनीति में आ गए। असहयोग आंदोलन से इन्होंने ये शुरुआत है वो की है। इन्होंने सांप्रदायिक एकता पे बल दिया और कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ उस दिन महात्मा गांधी कहीं जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे वहां उनके बीच में दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इन पे ये भी आरोप लगते हैं कि जिन्ना की जो द्विराष्ट्र राष्ट्र की अवधारणा थी उनको स्वीकार करके इन्होंने भारत विभाजन किया। और भारत विभाजन के लिए इनको दोषी माना गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इनके अभी उन पे गोडसे पे एक मूवी भी आई है। तो वो लोगों के अपने हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति की अगर कमियां देखेंगे तो हजारों कमियां मिल जाएगी, अगर उनकी अच्छाइयां देखेंगे तो लाखों अच्छाइयां मिल जाएगी। लेकिन हमारी आदत होती है कि हम अच्छाइयों को कम देखते हैं, बुराइयों को पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ कि इस घेरे के अंदर क्या है, इस घेरे के अंदर क्या है, तो आपको ये टिक मार्क दिखाई देगा कि इस घेरे के अंदर टिक मार्क है, ये ब्लैक है जो। लेकिन इतना बड़ा घेरा एकदम पवित्र रूप से शुद्ध है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। अब मैं आरोप कहने को तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, उनको हटा दिया। आरोप ये भी लगते हैं कि भगत सिंह को बचाने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। बाद में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो बहुत सारे आरोप लगते हैं और कुछ कमियां होती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां होती है। लेकिन अगर हम इनके सकारात्मक पक्ष की बात करेंगे तो आगे आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगा आपको सकारात्मक पक्ष भी पता चलते जाएंगे। 1933 में हरिजन नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला और पहली बार 1933 में ही शब्द का है वो प्रयोग किया। शिक्षा में भी हम इनके विचारों को पढ़ते हैं। इन्होंने बुनियादी शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन है, उस पर विशेष जोर दिया है और मातृभाषा के अंदर शिक्षा को ग्रहण करने पे बल दिया है। सत्याग्रह में बहुत सारी इन्होंने विधियां बताई थी कि सत्याग्रह किस प्रकार से किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम हथियार माना था आमरण अनशन को। अब हम इनके सर्वोदय के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से पता है, सर्वोदय, सर्व उदय यानी सभी का उदय, सर्वजन का उदय। और दूसरा अर्थ यह भी लगाया जाता है कि जीवन के समस्त पहलुओं का, सभी पहलुओं का उदय होना।
तो समाज के सभी लोगों का उदय होना और एक व्यक्ति के समस्त पहलुओं का उदय होना, ये जो अवधारणा है वो जॉन रस्किन की पुस्तक एंड टू द लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक है एंड टू द लास्ट पुस्तक से ये सर्वोदय की अवधारणा है वो है, और इसी नाम से, सर्वोदय के नाम से इस पुस्तक को गुजराती के अंदर प्रकाशित करवाया है। किसको? एंड टू द लास्ट का गुजराती अनुवाद है वो सर्वोदय नाम से है। और इन्होंने कहा था कि मेरे स्वराज्य का जो अर्थ है वो गरीबों के स्वराज्य से है, यानी जो सर्वोदय का मतलब यही है कि जो समाज में अंतिम स्तर तक व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए, और जब तक उसका उदय नहीं होगा, गरीबों को स्वराज्य नहीं मिलेगा, तब तक स्वराज्य का सही मीनिंग है वो नहीं आएगा। डॉक्टर सिन्हा ने सर्वोदय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समाज के समस्त सदस्यों का समान नैतिक सांस्कृतिक विकास ही सर्वोदय है। तो इसमें इन्होंने कई बातें बताई है कि असक्षम को सक्षम बनाना, प्रेम और अहिंसा को बढ़ावा देना, मानवीय मूल्यों को स्थापित करना, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्षेत्रीय स्वावलंबन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गांव होता है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरे पे निर्भर हो तो वो आश्रित ना कहलाए बल्कि वो एक दूसरे पे निर्भरता कहलाए, सभ्य और सुसंस्कृत समाज हो। तो ये इनके सर्वोदय की मीनिंग है। कार्य प्रणाली की बात करें तो अहिंसक क्रांति है सर्वोदय, ये परिवर्तन पे बल देते हैं लेकिन जबरदस्त परिवर्तन की बात नहीं करते, ये हृदय परिवर्तन की बात है वो करते हैं। तो सर्वोदय एक हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया है, एक वैचारिक उदारता है, यह सह अस्तित्व की भावना है। सर्वोदय क्या है? सभी के साथ अस्तित्व की। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो स्वयं को अमीर मानते हुए दूसरे की सहायता ना करे। अमीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गरीब है। कोई व्यवसाय चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, उनको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, और विरोध एवं संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए। और दान को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। दान की जो इनकी अवधारणा है वो परिलक्षित होती है किसमें? संरक्षकता, ट्रस्टीशिप। क्या है? ट्रस्टीशिप की जो इनकी अवधारणा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है और समाज के लिए जरूरी है। ये सैद्धांतिक जरूर है लेकिन समाज के लिए बहुत जरूरी है ट्रस्टीशिप। किसी वस्तु को, ट्रस्टीशिप का मतलब है किसी वस्तु को किसी के संरक्षण में रख देना, यानी किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो अपना पैसा किसी गरीब के पास रखे, वो उसका उपयोग वो कर सके। तो ये इनका जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है तो वो गांधीवादी अर्थशास्त्र है और जो समानता पर आधारित है। किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है कि सभी को समान रूप से जन्म मिला है तो संसाधनों पे भी सबका समान अधिकार होना चाहिए, सभी व्यवसाय समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को हम बहुत ज्यादा महत्व दे दें, किसी को बिल्कुल महत्व ना दे दें। एक प्रधानमंत्री का पद भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक सिपाही कर्मचारी का है। सभी को इसलिए बराबर धन मिलना चाहिए, किसी को कम या अधिक नहीं मिलना चाहिए। एक सैद्धांतिक बात है, ये व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं हो सकता। तो इनकी जो ये ट्रस्टीशिप की अवधारणा है वो गीता से इनको प्राप्त हुई है। और ये कहते हैं कि मैं के स्थान पे, हम जब भी चर्चा करें कि मैं के स्थान पे हमें हम की चर्चा करनी चाहिए। क्या है ट्रस्टीशिप? मैं को हम में बदलने की है कि हम, कोई कहता है ना मैं इतना अमीर हूं, वो अमीर नहीं है, वो कहते हैं कि वो हम में होना चाहिए, वो सब बराबर हैं और ऐसा ही होना चाहिए। जब तक हम अंतिम व्यक्ति को साथ लेके नहीं चलेंगे, मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको पीछे छोड़ रहे हैं तो वो क्या करेगा? कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो उसकी मजबूरी होगी। जैसे कि अक्सर भारतीयों के बारे में कहा भी जाता है, एक छोटी सी बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय केकड़ा सम्मेलन होता है। केकड़ा जानते होंगे? केकड़ा अंतर्राष्ट्रीय केकड़ा सम्मेलन है जो कि पानी में रहते हैं, काफी खतरनाक जीव माना जाता है। तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय केकड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें अलग अलग देशों के केकड़ा की प्रदर्शनी लगाई गई। तो जैसे 10 देशों के लगाई गई तो ये खतरनाक होते हैं, तो क्या है कि सबने उसके ऊपर ढक्कन लगा रखा था। सबने जो जिनमें केकड़े इकट्ठे किए हुए थे उस पोर्ट के अंदर सबने ढक्कन लगा रखे थे, लेकिन जो भारत का प्रतिनिधि था
उसने ढक्कन नहीं लगाया, उसने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। तो वो दूसरे देशों वाले प्रतिनिधि आए और भारतीय प्रतिनिधि को बोले कि भाई साहब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए, बाहर निकल के किसी को भी खा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, पानी में नहीं रहते। सॉरी मैंने गलत बोला है, या इतना नहीं है, थोड़ा सा मैं एक जोक के तौर पर इस पे को लेता हूं। और ये भारतीय समाज की एक वास्तविकता भी है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये केंकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खुला रहने दे। वो कहते हैं नहीं नहीं बंद करो, सबने बंद करके आप भी बंद करो, कि ये भारतीय केंकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि भारतीय हो चाहे कोई हो, केंकड़ा तो केंकड़ा होता है, अगर खाएगा तो कोई व्यक्ति मर जाएगा। कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये भारत का ही केंकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई साहब दिक्कत क्यों नहीं है? तो वो ये कहता है कि जैसे ही भारत का कोई व्यक्ति या भारतीय केंकड़ा ऊपर आने की कोशिश करेगा तो 4 केंकड़े उसकी टांग खींच लेंगे, उसको ऊपर आने नहीं देंगे। दूसरा बढ़ेगा, फिर उसकी टांग खींच लेंगे, यानी जैसे ही कोई ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, वो उसकी टांग खींच लेंगे, ऊपर आने नहीं देंगे। और ये कभी कभी सच्चाई भी प्रतीत होती है। तो इनका जो ट्रस्टीशिप का है वो सिद्धांत है कि समाज कल्याण क्या है, समाज कल्याण। व्यक्ति अगर कुछ कमाता है तो वो समाज कल्याण के अंदर कुछ ना कुछ लगाना चाहिए, समाज कल्याण के लिए ही वो कमाता है, और कमाए हुए धन को आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। यानी जो पूंजीपतियों के पास धन है वो समाज की धरोहर है। ये हृदय परिवर्तन पर अवधारणा है कि जो पूंजीपति लोग हैं वो उनका हृदय परिवर्तित होगा और वो गरीबों को वो उनका धन है वो दे देंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में कभी बहुत मुश्किल होने वाला है और कभी शायद होने ही वाला नहीं है। इस पे आरोप भी लगाते हैं गांधी जी पे जब आलोचना करते हैं कि इनकी बातें केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक जीवन में ये उपयोगी नहीं है। और वास्तविकता भी है कि बहुत ज्यादा व्यवहारिकता इनके सिद्धांतों में हम नहीं रख सकते। तो इन्होंने कहा है कि सबकी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार पूंजी का संग्रहण होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित ये व्यवस्था है। इसमें भी उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग पर आधारित कहा है कि अगर पूंजीपति लोग गरीबों में धन नहीं देते हैं तो गरीब लोग है वो क्या है, असहयोग के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो असहयोग होगा वो क्या होगा, अहिंसक तरीका होगा। इन्होंने अहिंसक तरीके में कभी भी कोई उन्होंने समझौता नहीं किया है। तो ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा है उस अवधारणा से प्रेरित होकर विनोबा भावे ने 1951 के अंदर भूदान आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? भूदान आंदोलन चलाया। 18 अप्रैल 1951 से 51 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने पहली बार इनको भूदान यानी भूमि दान की थी, और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत है वो मानी जाती है। विनोबा भावे को महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1953 में जयप्रकाश नारायण भी इस आंदोलन से, भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। अब है कि इनके वर्ण एवं जाति पर क्या विचार थे गांधी जी के। तो गांधी जी का वर्ण का अर्थ यह था कि वर्ण का अर्थ है पैसे का चुनाव करना, पूर्व से निर्धारित है, जो कि पूर्वज करते आए हैं, उसी प्रकार से पैसे का विभाजन है वो होता रहे। तो यानी वर्ण क्या है गांधी जी की नजर में? एक कार्य विभाजन का एक सामाजिक संगठन है। क्या है? कार्य विभाजन का एक सामाजिक संगठन है जिसमें प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं है। इसमें सभी के कार्यों की वो समानता की बात करते हैं और जाति और वर्ण का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है और जाति एक सामाजिक कलंक है, ऐसा गांधी जी मानते हैं। और ये भी आरोप गांधी जी पे लगते हैं कि पहले वो जाति व्यवस्था का सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे। बाद में उनको लगा कि नहीं, जाति से तो काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर उन्होंने जाति के बजाय वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी की इस बात का विरोध भी किया कि वर्ण व्यवस्था से ही जाति बनी है, तो अगर इसको समूल विनाश करना पड़ेगा तभी सामाजिक समानता की बात है वो कही जा सकती है। तो जाति के उन्मूलन नहीं बल्कि उनको वर्ण व्यवस्था में बदलने की चर्चा, उन्होंने जाति को वर्ण में बदलने की बात की थी, इसलिए इनको कहते हैं सुधारवादी दृष्टिकोण। तो ये इनकी जाति की बुराइयों को समाप्त करने के लिए हृदय परिवर्तन, आर्थिक सुधार, शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, राजनीतिक सहभागिता, ये तरीके बताए जिनसे जाति की बुराइयों को कम या
समाप्त किया जा सकता है। और इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का वाद विवाद भी चला था। यरवदा जेल के अंदर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के अंतिम जो साधन है अनशन, उनका प्रयोग किया और बाद में समझौते के तौर पे पुन्ना पैक्ट हुआ, जिसकी चर्चा मैं कल वाले वीडियो में कर चुका हूं। और इसके बाद पुन्ना पैक्ट के बाद ही 1933 के अंदर हरिजन शब्द का प्रयोग किया और इसी नाम से अखबार भी निकाला। अब गांधी जी पे ये भी आरोप लगते हैं कि जो अनशन है वो भी एक क्या है, इमोशनल अत्याचार है। इमोशनल अत्याचार माना जाता है अनशन को। जब भी कोई नाराज हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, तो वो भी एक प्रकार की हिंसा ही मानी जाएगी, कि चाहे वो बात सही हो या गलत हो। लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि जो अनशन होना चाहिए वो सत्य के लिए होना चाहिए। और अप्रैल 2012 के अंदर मैंने इस ताकत को देखा। अप्रैल 2012 के अंदर क्या हुआ था? अप्रैल 2012 के अंदर अन्ना हजारे, जो कि गांधीवादी तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया था लोकपाल बिल के लिए, और पूरा भारत उस आंदोलन में कूद गया था। जो उस समय समझता था तो वो उसकी गंभीरता को समझ सकता है कि कितना माहौल क्रिएट हो गया था। बाद में वो अलग बात है कि जो लोकपाल बिल पे हंगामा किया जा रहा था या उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया, और आजकल उनका कोई अता पता नहीं है। यानी जो करप्शन में कोई सुधार नहीं हुआ है लोकपाल से। आज करप्शन है वो भारत की दीमक बन चुकी है, जो अंदर से भारत को खोखला करते जा रही है। पूंजीवादी या भौतिकवादी जो व्यवस्था है वो भारत पे हावी होती जा रही है, जो कि गांधी जी के विचारों के विपरीत थी। पूंजीवाद या जो भौतिकवादी चीजें हैं वो गांधी जी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। गांव और पंचायती राज पे, तो गांव को इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जरूरी माना है। यानी जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है उसका सपना है वो महात्मा गांधी जी ने देखा था। और नीति निर्देशक तत्व है 40, आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसे गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, जिसमें पंचायतों के गठन की बात है वो कही गई है। और अंतस है वो पंचायती राज है वो लागू हो गया। 1946 में भी जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आर्थिक सहयोग की बात है वो भी गांधी जी ने की थी। इन दोनों को गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इन्होंने ग्रामीण गणतंत्र या ग्राम स्वराज्य की कल्पना की है। किसकी कल्पना की है? ग्राम स्वराज्य की, यानी उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। अगर विकेंद्रीकरण नहीं किया गया तो एक आदर्श गांव का निर्माण संभव नहीं है। वो कहते हैं कि विकास नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी गांव से केंद्र की ओर जाना चाहिए, ना कि केंद्र से गांव की ओर आना चाहिए। तो गांव का राजनीतिक दर्शन इनका स्वराज पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? स्वराज, अपना राज। वो ग्रामीण स्वराज की बात भी करते हैं, गरीबों के स्वराज की बात करते हैं। आगे है सामाजिक उपयोगिता। जो इन्होंने नीति शास्त्र पे बात की है, नैतिकता की जो बात की है, तो वो विचार भी हम जान लेते हैं कि इनकी नैतिकता संबंधी विचार क्या है। तो इन्होंने शिक्षा, जिसको वर्धा या मूलभूत बेसिक शिक्षा पद्धति कहा जाता है, के संस्थापक ये माने जाते हैं। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात की है कि जो पैसा कमाया जा रहा है उसका साध्य हो गया कमाना, और किस तरीके से कमाया जाता है वो साधन। तो साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। और इनका जो मुख्य दर्शन है वो है सत्य और अहिंसा। इन दोनों से कभी भी इन्होंने समझौता नहीं किया। सत्य पे ये टिके रहे। इन्होंने जितनी बड़ी गलती की और उसको सत्यता से स्वीकार किया कि ये गलतियां मुझसे हुई है। सत्य, धर्म और सच्ची नैतिकता, यानी सत्य और नैतिकता एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। ये दोनों, सत्य और अहिंसा, भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। ये किसने कहा? ये महात्मा गांधी ने कहा। और कहा कि सत्य क्या होता है? कि जिसको अंतरात्मा इजाजत दे वही सत्य है। और ये तो है ही है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अपनी अंतरात्मा कहती है कि तू झूठ बोल रहा है। तो अंतरात्मा जिसको स्वीकार करे वही
सत्य है। सत्य के अलावा दूसरा ईश्वर नहीं है। सत्य प्राप्ति का एकमात्र जो तरीका है वो क्या है? अहिंसा है। असत्य टिकता नहीं है, असत्य टिकता नहीं है और ना ही असत्य है वो यथार्थ है। जो ये सत्यता और असत्यता की जो बात है वो हमारे जीवन को बहुत सरल बना सकती है। मैंने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो असत्य बोलकर या कुछ गलती करके फिर उसको असत्य बोलते हैं, यानी सत्य नहीं बोलते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, यानी गलती करते हैं बाद में उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कभी भी सॉरी फील नहीं करते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो व्यक्ति सॉरी फील नहीं करता है, गलती स्वीकारने का भाव उसमें नहीं होता है, वो अपना जीवन तो नरक बनाता ही बनाता है। उसका जो अहंकार है, जो ईगो है, वो चरम पे होता है। जिसका ईगो मजबूत होता है ना, वो उसको झुकने नहीं देता है। और सॉरी फील करना या गलती मानने का मतलब होता है कि झुकना। लेकिन जिनका ईगो मजबूत होता है वो कभी भी अपने जीवन में शांति से नहीं रह पाएंगे और ना ही वो अपने जीवन में जो लोग आएंगे उसके आसपास है उनको शांति से रहने नहीं देंगे। वो अपना जीवन नरक बनाएंगे और अपने आसपास वालों का भी नरक बनाएंगे। तो इसलिए कभी भी गलती हो जाए तो सत्य वाला गांधी जी का जो सिद्धांत है उसको अपनाइए और सॉरी फील करके उस चीज को वहीं समाप्त करिए। नहीं करेंगे तो सत्य के पैर तो असत्य के पैर तो होते नहीं है। एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे और याद रखना पड़ेगा क्या क्या झूठ बोला था, और फिर तो हम उन चीजों को याद करते ही चले जाएंगे। जब वो मिलेगा तो मुझे ये नहीं कहना है, वो नहीं कहना है, तो जीवन नरक बन जाएगा। तो इसलिए कहीं भी गलती हो जाए, असत्यता आ जाए तो अहंकार को, ईगो को मारकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो टॉलस्टॉय ने अहिंसा के बारे में कहा था कि ये कायर का कवच नहीं है, सॉरी, ये जो है वो यहाँ पे टॉलस्टॉय से प्रभावित है। तो इन्होंने कहा है, गांधी जी ने, कि यह अहिंसा कायर का कवच नहीं है बल्कि बहादुर का उच्चतम गुण है। यानी अहिंसा है वो ऐसा नहीं है कि कायर लोग करते हैं। अहिंसक रहना अपने आप में बहादुरी है और बिल्कुल बहादुरी है। जब आपको गाली कोई गलोच करे, आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, उसका अहिंसक तरीके से जवाब देना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का मतलब केवल ये नहीं है कि हम उसके साथ कोई मारपीट करें, विचारों से भी अहिंसक होया जा सकता है। तो अहिंसा के लिए बहुत ज्यादा आत्मबल की शक्ति आवश्यक है। तो यह अहिंसा बुद्धि से नहीं, हृदय को पवित्र करती है। आगे है अहिंसा के गुण कौन से हैं? सत्य, प्रेम, आंतरिक पवित्रता, लगन, भयहीनता, लालच का न होना, व्रत, उपवास, ये अहिंसा के आवश्यक गुण हैं। आगे है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य आग्रह करना। सत्याग्रह के लिए इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा यानी सविनय यानी विनती पूर्वक अवज्ञा करना। जी श्रीमान, हम आपका ये कानून नहीं मान सकते। और ये सत्याग्रह की अवधारणा इन्होंने कस्तूरबाई, इनकी जो पत्नी थी, इन्होंने ये पाठ पढ़ाया था, जैसा कि इन्होंने अपने बायोग्राफी में बताया है। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह की प्रमुख तत्व है। अस्तव्य, ये सहायक नियम है सत्याग्रह का, यानी किसी दूसरे की वस्तु को पाने की आकांक्षा न रखना अस्थायी है, यानी दूसरे की वस्तु को चोरी नहीं करना और ना ही आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना। ये इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि संसार के अंदर, यह कहा जाता है कि संसार के अंदर इतने संसाधन है कि सभी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि कुछ लोगों के लालच को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि लालच का तो पेट भरता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ये भी सत्याग्रह के लिए जरूरी है, क्योंकि जो सत्याग्रह में उपवास करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो जो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरे पे क्या कंट्रोल करेगा। तो सत्याग्रह की विधियां बताई इन्होंने, हड़ताल करना, उपवास करना, प्रार्थना करना, प्रतिज्ञा करना, असहयोग करना, करबंदी कर धरना, सविनय अवज्ञा, अहिंसक दावे, आमरण अनशन, ये इन्होंने अंतिम हथियार बताया था
आमरण अनशन को करना। और आज की राजनीति के अंदर जनता के अंदर इतनी ताकत है कि वो गांधीवादी यानी सत्याग्रह को अपनाए तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकाया जा सकता है। अगर हिंसक हो जाता आंदोलन तो फिर वो बिखर जाता है। जब तक अहिंसक रहेगा, सत्याग्रह पे टिका रहेगा, सत्य पे टिका रहेगा, जो व्यक्ति सत्य पे टिका रहेगा वो लंबा लड़ सकता है। लेकिन जिसका सत्य पे टिका ही नहीं है यानी वो हिंसक हो गया तो वो तुरंत बिखर जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि असत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने सारे तरीके बताए थे और भारत के अंदर आज भी ये बहुत सारे तरीके होते हैं। आमरण अनशन को इन्होंने अंतिम तरीका माना है। तो ये हमारा आज गांधी जी के बारे में विचार था। प्रश्न है वो इन्हीं में से आएंगे। आप टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम की है वो ज्वाइन करने के लिए सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी एक प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लासें तो सारी की सारी यूट्यूब पे चल ही रही है, अलग से कोई पेड कोर्स नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज का पेड थोड़ा करना पड़ता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर आवर वीडियोज़ वॉचिंग। धन्यवाद।